हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस शानदार प्लेटफॉर्म श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। आप और हम मिलकर करीबन करीबन 400 परिवार के सदस्य हो गए हैं। 400 लोग हमारे परिवार में जुड़ गए हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप यूं ही इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत उम्दा तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाने का मेरा ये संकल्प आगे चलता चला जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। और आज 5 सितंबर के इस पावन मौके पर, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में विश्व भर में, भारत भर में मना रहे हैं, तो उन सभी शिक्षकों को मेरा आदरपूर्वक नमन है। और उनसे जो भी सीखा है उनका ऋण तो नहीं चुका सकते, फिर भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं ऐसे सभी शिक्षकों को। और साथ ही यूट्यूब पर बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाने वाले उन सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूं, चाहे वो खान सर हों, चाहे हमारे आंसू सर हों साइंस के, चाहे गुरुजी वर्ड से हमारे धीरज द्विवेदी सर हों, और बहुत सम्मानित हमारी जो रोशनी मैडम हैं लर्नो हब की। बहुत ही उम्दा तरीके से आप पढ़ा रही हैं मैडम। मैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस से विष्णु कुमार द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बहुत प्रणाम करता हूं। और आप सभी लोगों से मेरा यह कनेक्शन पहली बार जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक ही दिशा में शिक्षक बनकर उन सभी नन्हे सपनों को आकार दे रहे हैं, जहां पर लोग बहुत महंगी महंगी फीस लेकर लोगों को बहुत समय के बाद भी सफलता नहीं दिला पाते हैं और अपनी जेबें गर्म करने के लिए बैठे हुए हैं। चाहे आपके बहुत बड़े बड़े शहर हों, सिटीज हों दोस्तों, और उनमें कहीं ना कहीं बहुत आंखों में सपने लिए जाने कितने एस्पिरेंट घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। और फिर भी करीबन 5 10 साल और 15 साल तक वे नौजवान अपने समय सीमा को ताक पर रखकर एक एक क्षण के लिए अपने आप को संघर्ष के मैदान में जला रहे हैं। फिर भी जब उनको सफलता हाथ नहीं लगती है तो ऐसे केसेस में वे बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। उन सभी से कहना है कि आप बिना बिना अपने लक्ष्य को त्यागे अपने स्ट्रेटजी को बदलिए और हम लोगों से जुड़िए। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम आपके लक्ष्य को, आपके पुरजोर मेहनत करके आपको एक सही रास्ता, सही ओरिएंटेशन देकर आपका टारगेट जरूर अचीव करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक का एक परम कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह होता है कि केवल छात्र को कक्ष में नहीं, कक्षा कक्ष में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक एक्सेप्ट में, या हम कहें प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह कॉलेज से निकले, चाहे वो स्कूल से निकले, चाहे वो नन्ही कक्षाओं से निकलकर पढ़कर चले और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आगे बढ़कर पढ़कर आगे बढ़ता है, तो फिर भी वह शिक्षक अपने छात्रों को एक मोटिवेशन हर उस क्षेत्र में, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमारे सभी क्षेत्रों में जीवन को अच्छी तरीके से निर्वाह करने के लिए शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी शब्दों से मैं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म जो श्री ब्रह्मदेव क्लासेस का यूट्यूब चैनल है, उन सभी मित्रों और जो सहयोगी हमारे साथ इस पूरी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में सभी दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, और महनी या जितने भी शिक्षकगण हैं जो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उन सभी से मेरा
सादर पूर्वक नमन है। और यूं ही अपने कारवां को, यूं ही अपनी मेहनत को और यूं ही अपने पूरे ज्ञान को हम लोग एकजुट करके बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जो छात्र इंडिया में ऐसे भी छात्र हैं जो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा जो पैसे के लालच में ना आकर और पैसे की कमी के बारे में भी, पैसे की कमी होने के बावजूद भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन सभी दोस्तों से मेरा पुनः कहना यह है कि आप इन सभी से जुड़िए। बहुत उम्दा उम्दा तरीके के हमारे शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं और आपके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हम लोग यहाँ पर पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। केवल आपका साथ और आपका विश्वास चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही उम्दा तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो होंगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। जो हमने पिछला लेक्चर लिया था कंबशन और फ्लेम का, या कोल और पेट्रोलियम का, उसमें हम सारे सीरीज के क्वेश्चंस, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही दमदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो आपने अगर सेशन को अभी पहली बार देखा है, जाइए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो अपने मित्रों तक पहुंचाइए जरूर। ठीक है। शेयर द पीडीएफ फॉर दिस, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ फ्यू मिनट्स, वी हैव, एक सेकेंड दीजिएगा, फिर हम इस कारवां को, इस पूरे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। गिव मी अ फ्यू सेकेंड। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ में मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। गिव मी अ फ्यू मिनट्स, टिल देन अपलोडिंग द फाइल एंड वी विल प्रोसीड विद इन अ मिनट। चलिए, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एवरीवन ध्यान से समझिएगा। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और वहां पे हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं, चाहे वो ऑप्शंस हो चाहे वो करेक्ट ऑप्शंस हो, सारे चीजों को डिस्कशन करेंगे। चलिए, पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेरियस मटेरियल्स विच आर ऑप्टेंड, गिव मी अ सेकेंड, टिल देन, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे सभी मटेरियल्स बताइए जो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हों। और यहाँ पर उन सभी का नाम आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ये कह रहा है कि सभी जो मटेरियल जो हैं, नेचर से मिलने वाले मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स बताइए जहां पर वो नेचुरल रिसोर्सेज ना हो। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है मिनरल्स, मिनरल्स। बी ऑप्शन में दिया है वाटर, है ना, पानी। क्लियर। तो ऐसी चीजों को हम, मिनरल्स जो हैं वो भी हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, वाटर भी नेचर से मिलता है और सोइल भी एक नेचर का पार्ट है। बट अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक इज मैन मेड, प्लास्टिक हम खुद बनाते हैं। ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड, इट इज ह्यूमन मेड, टोटली ह्यूमन मेड। अगर हम बात करें सोइल की, है ना, सोइल चाहे मिनरल चाहे वाटर, और ये क्या है दोस्तों, ये होता है बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं अपना कलर। ठीक है दोस्तों, यहां से समझे में बढ़िया तरीके से आएगा आपको। गिव मी अ फ्यू मिनट। चलिए देखेंगे, ध्यान से समझो कि बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो एक तरीके का ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहां पर वो, उनमें जीव में जान होती है,
दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। और ऑर्गेनिज्म हमेशा एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जनरली हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही कंसीडर करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ए, बी और सी जो हमारे ऑप्शंस थे उनमें बायोटिक कंपोनेंट थे। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ सोइल की, ठीक है, यहाँ पे समझो बायोटिक कंपोनेंट कैसे, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें लाइफ होती है। ठीक है, और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें जिसमें लाइफ नहीं होती है। क्लियर, जिसमें वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अच्छा चलिए, पानी जो है, मिनरल्स जो हैं या सोइल, मिट्टी जो है, इनमें जान नहीं होती है। तो ये क्या है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है। ये क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट होता है। अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचर से प्राप्त होने वाले रिसोर्सेज, ठीक है, वो क्या है, मिनरल होता है, पानी भी है नेचुरल रिसोर्सेज, और सोइल भी है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन की बात करें, तो प्लास्टिक जो है ये मैन मेड रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है दोस्तों। तो प्लास्टिक एक सही ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। चलते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहां पे बात करेंगे। चलिए, एयर इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, हवा क्या है, एक प्राकृतिक रिसोर्स है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा चलिए, अगर बात करें ह्यूमंस एक्टिविटी के करने पर, अगर हम बात करें एयर क्या है, एयर एक नेचुरल रिसोर्सेज है, और वह चाहे हम ह्यूमन एक्टिविटीज करें फिर भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ये कहना है क्वेश्चन का। चलिए, इट इज नॉन एज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, वह एक ऐसा रिसोर्स है दोस्तों हवा कि वह इन एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, तो ऐसा बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो हमने क्या पढ़ा था थ्योरी में, हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दोस्तों वह रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, समय के साथ उनका उपयोग करने पर वह रिसोर्सेज दोस्तों खत्म हो जाते हैं। पर ऐसी रिसोर्सेज जो समय के साथ उपयोग करने पर खत्म नहीं होते, वे कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज या इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसा एक और एग्जाम्पल बताइए, नन अनदर देन एयर। क्लियर, एक और यहाँ पे एक्सेप्ट मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए, कोयला क्या है, कोल इज अ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्लियर, वह समय के साथ थर्मल एनर्जी जनरेट करेगा, और कई सारे हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज में कोल जो है एक बहुत महती भूमिका निभाता है। फिर भी जो कोयला है ना दोस्तों, ये कोयला एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ठीक, अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, पेट्रोलियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, एंड ये क्या है, ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। क्लियर, अच्छा बात करेंगे मिनरल्स की, तो मिनरल भी समय के साथ दोस्तों, ये भी समय के साथ खत्म होते जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, कह रहा है सूर्य की रोशनी। ठीक है, सौर का प्रकाश, ठीक है, सौर की ऊर्जा या सनलाइट हम कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रकाश है, सनलाइट एक ऐसा एक एनर्जी का रिसोर्स है जिसको हम सोलर सोलर रेडिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन भी बोलते हैं। ये एक हमारा फ्यूचर फ्यूल भी है, और मोदी साहब ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर हमारे पूरे इंडिया में एक अल्टरनेट खोजा है, ये बात समझिए। चलिए, अगर बात करें एयर की, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा यहाँ पे। अगर हम हवा की बात करें ना दोस्तों, तो हवा एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज नहीं है। फिर भी फिर भी हम हवा को दिन प्रतिदिन, है ना, दिन ब आ रहे हैं। ठीक है, ये एक टोटली अनफेयर बात है कि हम क्या कर रहे हैं, एयर को इंडस्ट्रियल यूजेस से, चाहे एक्सपोर्ट यूजेस से, चाहे और भी बहुत सारी फैक्ट्री यूजेस हैं, और केमिकल जला रहे हैं, प्लास्टिक्स जला रहे हैं, और बहुत सारे ऐसी चीजें कर रहे हैं,
disturbed human activities is day to day polluting the air. So it is a very crucial thing, and we have to sustain this. We have to stop at this point, because if we are disturbing the nature and natural resources, ठीक है, और अगर जो जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको अगर हम खेल समझेंगे, अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आप अभी देख रहे हो क्या होता है पंजाब में, क्या कंडीशन है दोस्तों, है ना, बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रही है। और अगर हम बात करें हिमाचल की, हम बात करें उत्तराखंड की, हम बात करें इतने जो दार्शनिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा मुंह बाए खड़ी हुई है। तो ये एक बहुत जरूरी कंसर्न है, इस पर बहुत गंभीरता से हमें विचार करना पड़ेगा, तब जाके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, शिक्षक का केवल उत्तरदायित्व यह नहीं होता दोस्तों कि वह आपको किताबी ज्ञान देकर चला जाए, ये पूरा एक ऐसा पूरा उत्तरदायित्व होता है शिक्षक का कि आपको राष्ट्र और विश्व के प्रति सजग बनाए, आपके रिसोर्सेज के प्रति, आपको पूरा जीवन के प्रति सजग बनाए, और क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके प्रति भी आपको जागरूक करे। ठीक है, वही शिक्षक है। अच्छा चलें क्वेश्चन नंबर 4 देखें। तो इसका इसका अगर हम बात करें, ये जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जांपल देना था, तो हमने बात करी सनलाइट की। तो सनलाइट इज अ बेटर अल्टरनेट विच इज ऑल्सो एन इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो कहा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कोल इज प्रोसेस्ड, है ना, इन इंडस्ट्रीज टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। कोल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब इसको हम फैक्ट्रीज में एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे कई सारी चीजें निकल के आती हैं। एंड अगर आपको बताना है, यहाँ पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। चलिए अगर इसको देखा जाए तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को हम अलग अलग करके बाय प्रोडक्ट्स के निकालते हैं। और अगर इसको हम क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल से एक मात्र ऐसा बाय प्रोडक्ट बताइए जो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। चलिए कोक जो है, कोयला जो है, कोक इसका एक बाय प्रोडक्ट होगा, कोल तार भी इसका एक बाय प्रोडक्ट होगा। अगर हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस एक जनरल गैस होती है जो कोल से निकलने वाली, अगर बात करें ये चीज होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बनता है कि प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है जो कोयले से निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें सीएनजी की, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट गैसियस फ्यूल। अच्छा ये कोल, कोल से नहीं निकलेगा, क्लियर है, बात समझ आई। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। सो सीएनजी इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, सो इट इज वेरी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, आर, अच्छा चलिए इसको हम डिटेल से मतलब थ्योरी वाइज एक क्वेश्चन दिया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है, और इसको समझेंगे तो कह रहा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों क्या होते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे रिसोर्सेज जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, विलुप्त हो जाते हैं, या फिर हम कहें कम मात्रा में, है ना, इनकी मात्रा कम हो जाती है, क्वांटिटी खत्म हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो दे आर
लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्लियर, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, अनलिमिटेड इन क्वांटिटी नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। नॉट डिपेंडेड ऑन नेचर है, ये भी एक गलत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, वो मिला हमें किससे, मिला हमें नेचर से, ठीक है। उसको हमने मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसको कर दिया, प्योर कर दिया, क्लियर है, और वहां से कई सारी चीजें निकालनी। तो समझे, नॉट एग्जॉस्टेबल बाई, है ना, नॉट एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये एक तरीके से खत्म नहीं होता, ये तो गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है, सी जो है दोस्तों, ये एक सही ऑप्शन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर बात समझ आई? चलें आगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक अगर समझ आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा। बात समझ पाए? लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। चलें कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे हम, और बहुत ही दमदार तरीके से आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको घुमा के क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमसे कि फॉसिल फ्यूल्स, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल कहाँ से मिलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी दोस्तों, तो हमने ये पढ़ा था कि व्हेन एनिमल्स, जस्ट अ सेकंड, व्हेन एनिमल्स विच आर डेड, ओके, और अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जस्ट अ सेकंड, तो वहां पर, ठीक है, वहां पे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि फॉसिल फ्यूल्स आर मेड बाय हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अंडर द अर्थ क्रस्ट। सो वहां पे अगर एनिमल्स दब जाएंगे तो वो पेट्रोलियम बन जाएगा, क्रूड ऑयल बन जाएगा, है ना, क्रूड ऑयल बन जाएगा। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स अगर दब गए, ठीक है, इसके अलावा फॉसिल्स दब गए, तो दूसरी चीज बहुत सारे जो डिकम्पोज मैटर अगर हमारे पृथ्वी के नीचे अर्थ क्रस्ट में दब गया, तो वहां पे मिलेगा आपको कोल, क्लियर। तो फॉसिल फ्यूल दोनों ही हैं, पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल है और कोल भी फॉसिल फ्यूल है। तो दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है ऑब्टेन किए जाते हैं कहां से, तो रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल। हाँ जी सर, ये सही है, रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। बट हम क्वेश्चन के सिनेरियो को समझेंगे, और यहाँ पे एक बात और समझें कि इस तरीके से यहाँ के ऑप्शंस जो हैं उनको बेटर ऑप्शन हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। देन द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द बेटर बेस्ट ऑप्शन, क्लियर। तो डेड रिमेन्स ऑफ बर्ड ओनली, क्लियर, केवल चिड़ियों के जो कंकाल हैं या फॉसिल्स हैं, उन्हीं से केवल फॉसिल फ्यूल बनता है, नहीं दोस्तों, ठीक है। डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट्स ओनली, इंसेक्ट से फॉसिल फ्यूल बनेगा क्या, ये भी गलत है। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल किन से बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो बताया गया है, वो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एनिमल्स क्या है, लिविंग है दोस्तों, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बात समझ में आती है कि डेड रिमेन्स जो होंगे, है ना, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होंगे और उनसे बनेगा फॉसिल फ्यूल। तो ये एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर बात समझ आई? ठीक है। कभी कभी आप ये भी समझिए कि अगर दोनों बातों में समझेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो भी गलत है, और सी ऑप्शन है ये भी गलत है। बट अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो करीबन करीबन कुछ हद तक ये ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बट हमें कुछ हद तक नहीं देखना है, हमें 100% एक्यूरेट आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। सो वी हैव चूजन द डी ऑप्शन। क्लियर बात समझ आती है दोस्तों? चलें आगे बढ़ेंगे और चीजों को और समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, कोल इज फॉर्मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, कोल कैसे बनता है और किन के रिमेन्स से बनता है। क्लियर, रिमेन्स का मतलब जो जो लोग जो ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसे
डिकम्पोज मटेरियल हैं, उनका बचा हुआ जो मटेरियल है, वेस्टेज मटेरियल है, वहां से जब कोल बनता है तो किस कंडीशन में बनता है। ठीक है, चलें आगे समझेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, वेजिटेशन ओनली, क्या प्लांट से ही बनेगा, ठीक है, क्या जो फ्लड में दब गए, जो बाढ़ आ गई, वेजिटेशन जहाँ पे था, हमने इसको हिस्ट्री जब पढ़ी थी इसकी कोल की, तो हमने सीखा था कि कोल की हिस्ट्री क्या है। जब जंगल थे, कहीं जगह पर बहुत सारे जंगल थे और प्राकृतिक जो परिघटनाएं हुई, फिनोमिनाज हुए, उनसे क्या हुआ, उनसे बहुत सारी ऐसी बाढ़ आई, फ्लड्स आई, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुए, उनसे जब ये वेजिटेशन हमारी नीचे दब गई तो कोल बन गया। क्लियर है। अच्छा चलें, अगर हम बात करें कोल की, तो कोल में अभी अभी मैंने बताया कि व्हेन द डेड एंड डिकेड प्लांट्स, क्लियर, आर बरीड डाउन अंडर हाई प्रेशर and high temperature at a very uh, means at a very long स्लो प्रोसेस, और बहुत सालों तक ये दबे रहे। 300 मिलियन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये बात आप समझेंगे तो ए ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू गिवन सिनेरियो। अगर हम बात करें, देखो बी की बात करें, तो जब एनिमल दब जाएंगे, है ना, ये सारे ऑप्शन आपको देखने होंगे कि सर ए ऑप्शन कैसे सही हो गया, बी बी सी डी ऑप्शन गलत कैसे हो गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन खेल के भाग जाएं, ऐसा नहीं होता है। एक डिटेल्ड स्टडी जब आप करोगे तो सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको एक मीन्स व्यापक जो आपका आईक्यू लेवल है वो सही होना चाहिए। क्लियर, वो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि ये ऑप्शन गलत कैसे हुआ। ठीक, बात समझ पाए। चलें, यहाँ पे देखो बी ऑप्शन क्या है, एनिमल्स ओनली। एनिमल्स जब दब जाएंगे या रिमेन्स ऑफ एनिमल्स से जो फॉसिल फ्यूल बनेगा वो होगा क्रूड ऑयल। क्लियर, क्या होगा दोस्तों, क्रूड ऑयल होगा, ना कि कोल होगा। क्लियर, और बात करें अगर वेजिटेशन की और एनिमल्स दोनों आ गए तो ये फॉसिल फ्यूल बनाएंगे और वो फॉसिल फ्यूल कोल नहीं होगा। क्लियर, हम बात कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल बनेगा, बट अगर कोल की बात कर रहा है तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर एक गलत ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल्स, ये तो बेटा कतई गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है ये एकदम बढ़िया ऑप्शन है और सही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। क्लियर हो गया। चलें आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे आज। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास और कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि विच सबस्टेंस, क्या है, कह रहा है विच सबस्टेंस is formed by carbonization of dead vegetation। कार्बोनाइजेशन मींस एक तरीके का ऐसा स्लो प्रोसेस होता है जिसमें डेड वेजिटेशन या प्लांट्स, या वेजिटेशन का मतलब क्या है, प्लांट्स या प्लांट से जैसी कोई प्रजातियां जो हमारी बहुत सालों तक, मिलियन साल तक हमारे हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर पर नीचे दबी रही। तो कार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं और फॉसिल फ्यूल बनते हैं, निर्माण होता है। अच्छा चलिए, कह रहा है कि कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन, बार बार वेजिटेशन के नाम आ रहा है। ठीक है, वेजिटेशन इज टोटली रिलेटेड विद प्लांट्स। क्लियर, बात समझ पाए। अच्छा एक बात और बताऊं, देखो जूलॉजी है और बॉटनी है। ठीक है, जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान होता है, और बॉटनी, बॉटनी जो है रिलेटेड क्या है, बॉटनी रिलेटेड होती है हमारी वेजिटेशन से, स्टडी ऑफ वेजिटेशन। क्लियर है, तो ये बात आप समझिए, ये बात आप समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन में आपका कार्बोनाइजेशन होकर क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, कोयला ही बनेगा ना, क्या बनेगा, कोल बनेगा दोस्तों। ठीक है, कार्बोनाइजेशन होने पर कोल बनता है। अच्छा चलिए, कह रहा है नाइन्थ में नेपनथीन नेप्थलीन सॉरी नेप्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार, आर यूज्ड टू मॉस्किटो रिपेलेंट, हनी बी रिपेलेंट, है ना, अगर हम बात करें मोथ रिपेलेंट और स्नेक रिपेलेंट। क्लियर,
तो ये ऐसी गोलियां होती हैं जिसको हम फिनाइल की गोली भी कहते हैं, और जो मौत को भगाने के लिए हम यूज करते हैं, चूहों को भगाने के लिए हम यूज करते हैं, और जो टॉयलेट्स होते हैं उनमें हम यूरिया की जो स्मेल है उसको हटाने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये एक ऐसी बॉल्स होती हैं जो बनती हैं कोल तार से। क्लियर है? अच्छा, कोल तार जो है दोस्तों, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ये एक पंजेंट या फिर हम बैड स्मेली लिक्विड कह सकते हैं। वो बैड स्मेल करके कोल तार जो होता है उसमें बहुत खराब सी स्मेल आती है। नेपनथीज बॉल जो है वो हमारी मौत को भगाने के लिए काम आता है। क्लियर बात समझ आई? चलिए, मॉस्किटो रेपेलेंट की बात अगर हम बोलें तो मॉस्किटो रेपेलेंट जो है वो एक तरीके का जो लिक्विड आता है, आपका क्वाइल्स आती हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। क्लियर? अच्छा, बात करें अगर दूसरी चीजों की तो यहाँ पर वो जरूरी नहीं है दोस्तों। क्लियर है? बात समझ आई? चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम का एक सह उत्पाद नहीं है। सह उत्पाद मतलब होता है उससे निकलने वाला। पेट्रोलियम की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिफाइनिंग की जाती है तो वहां से कई सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। तो आप ये समझिए कि पेट्रोल से कौन सा एक बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता है। सो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हमने पढ़े थे। पेट्रोलियम से पहला बाय प्रोडक्ट होगा डीजल। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा सारी बातें। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर हो गया? यहां तक बातें समझ आ रही हैं तो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्लियर हो गया बात? चलिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो बात आती है कि अगर पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो होते हैं डीजल। डीजल है, इसके बाद आपका कैरोसिन है, ठीक, गैसोलीन है, ठीक। अगर और बात करें तो वैक्स है, पैराफिन वैक्स। क्लियर? ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है। बात समझ पाए? तो ये कुछ ऐसे बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो पेट्रोल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनते हैं। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नीचे से टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है और एक बर्निंग फर्नेस में ये अलग अलग फ्रैक्शंस बनाए जाते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रेंजेस के इनके प्रोडक्ट्स के होते हैं। और जब इनको अलग करना होता है सो वी विल यूज fractional distillation as a metallurgical process. So this is a very very important process of refining the petrol. So पेट्रोल का अगर हम बात करें तो ये क्या है? इट इज नॉट, नॉट कह रहा था, क्या कह रहा था? नॉट अ फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट of petroleum. So coke is not a constituent of petroleum. Coke is basically a constituent of coal. Clear? बात समझ पाए? ये कोयले का एक उत्पाद है, सह उत्पाद है, ना कि पेट्रोल का। क्लियर हो गया? बात समझ आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पेट्रोल वाज फॉर्मेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, पेट्रोल कौन से जीवों से मिलकर बनते हैं? तो पेट्रोलियम दोस्तों जो बहुत पुराने समय की बात है, इसका हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो डायनासोर थे, ठीक, डायनासोर जो थे वो रेगिस्तान के नीचे दब गए, ठीक है, और वहां पे मिग्रेशन हुआ होगा। क्या हुआ होगा दोस्तों? देखो ध्यान से समझो कि सबसे पहले ह्यूमंस नहीं आए, सबसे पहले प्लांट्स आए। और अगर बात करें, सबसे पहले जीव आए और जीवों में सूक्ष्म जीव आए। क्लियर बात? अगर बात करें सूक्ष्म जीवों की तो वहां पर एक माइक्रो बैक्टीरिया का नाम आता है जो होता है साइनो बैक्टीरियम। क्लियर? साइनोबैक्टीरियम। और साइनोबैक्टीरियम एक ऐसा जीव है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया और उसके बाद कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव आए, उसके अलावा फिर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए। क्लियर? तो बात करें, अगर हम बात करें पेट्रोलियम कह रहा है किससे बनता है, तो इन सभी बातों के पीछे भी कहानी है। कह रहा है कि अगर पेट्रोलियम बनेगा तो वहां पे हमने सीखा था कि जो डायनासोर्स थे, क्लियर, वो कभी ऐसा हुआ होगा जो वेजिटेशन खत्म हुई
क्लियर। अगर कुछ नेचुरल फिनोमिना से, कुछ नेचुरल आपदाओं से वेजिटेशन खत्म हुई, तो जो वेजिटेशन में रहने वाले जीव जंतु थे, वहां के उस समय के तत्कालीन जो जीव जंतु होते थे, यानी कि अगर बात करें डायनासोर की, तो डायनासोर दोस्तों एक इस तरीके से वहां से मिग्रेट होकर दूसरी जगह गए, और दूसरी जगह जब ये मिग्रेशन प्रोसेस हुई तो वो दूसरी जगह भी गए। तो ऐसे मिग्रेट कर करके मिग्रेशन एक लार्ज एक्सटेंशन प्रोसेस होती है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज्यादा नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे, किसी और लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें लिविंग वहां की मिग्रेशन की, तो वहां पे जो जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, खत्म होने के बाद डायनासोर वहां से मिग्रेट कर गए। अब जब कहीं भी जगह नहीं बची, तो अंत में मर गए होंगे। वो जब दब गए, तो दबने के बाद क्या बन गया, वो क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए दोस्तों, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट। तो यहां से बात समझिए, ए ऑप्शन कह रहा है कहते थे, उनसे पेट्रोल बना क्या, लिविंग ऑन सी, लिविंग इन सी, सी में रहने वाले जानवरों से क्या, ऑर्गेनिज्म से क्या पेट्रोल बना। लिविंग ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पर रहने वाले जो जानवर हैं, उन लिविंग ऑन द रॉक्स, क्लियर, लिविंग ऑन रॉक्स पर रहने वाले जानवर। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रो क्या है, पेट्रो का मतलब होता है, ठीक, पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, क्लियर, ये बात समझाई भी थी मैंने। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते होंगे रॉक्स पर, ठीक है, वो दब गए रॉक्स के नीचे और फिर बन गया ऑयल, क्लियर। तो पेट्रोलियम एक तरीके का ऐसा हमारा क्रूड ऑयल है या ऑयल है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो जो रॉक्स पे रह रहे होंगे, जो पहाड़ियों पे रह रहे होंगे, वो जब दब गए, ठीक है, पहाड़ियों के नीचे, तो वहां से जो पेट्रोलियम बना, ऑयल बना, वो पेट्रोलियम कहलाता है। क्लियर, बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर 12th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहां पे आप देखिएगा, ए ऑप्शन जो है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइंस। क्या डिफिकल्ट होता है हमारे नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के जरिए ले जाना? नहीं सर, अभी तो एकदम संभव है ये चीज, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें बड़े बड़े सिटीज की, यहाँ तक टाउन एरियाज की बात करें, अब तो इंडिया के अंदर टाउन एरियाज में भी पीएनजी के पाइपलाइंस, यहाँ पर हम नेटवर्किंग उनका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, ये एक डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या कह रहा है, डिफिकल्ट का मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्लियर, डिफिकल्ट तो नहीं है ये, ठीक। तो अगर बात करें बी ऑप्शन की, तो कह रहा है द डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब नुकसान, क्लियर, या लिमिटेशन कह सकते हो, ऑफ नेचुरल गैस इज दैट, नेचुरल गैस का एक डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। नेचुरल गैस का एक डिसएडवांटेज ये है कि हम उनको बर्निंग के लिए घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है ये, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन क्लियर करेंगे, तब उसका हम देखेंगे इस चीज को। चलिए, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू नेचुरल गैस, ठीक, जस्ट अ सेकेंड। चलिए यहां पे देखो, नेचुरल गैस क्या कह रहा है, नेचुरल गैस को स्टोर किया जा सकता है हाई प्रेशर पर एज कंपेयर टू नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे दो चीजें की बात करी गई है, एक नेचुरल गैस है, एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंपेयर टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे आप देखिए, नेचुरल गैस का प्रेशर कम होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये तो उल्टी बात कह रहा है, ये तो एक गलत बात है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, सबसे लास्ट ऑप्शन कह रहा है नेचुरल गैस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ठीक है,
पावर जनरेशन को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप सब साथी, यहाँ पे आप समझिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग ऑफ फ्रॉम होम। क्लियर? अच्छा, अगर बी ऑप्शन की तो ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नेचुरल गैस को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते बर्निंग के लिए, क्योंकि उनको हम कहीं ना कहीं पहले रिफाइनिंग प्रोसेस से रिफाइन करेंगे और रिफाइन करने के बाद पाइपलाइन के थ्रू अपने होम्स तक लाएंगे, और होम्स के लाने के बाद जो है घरों में जो आपका स्टोव्स हैं या जो गैस है वहाँ से कनेक्ट होने के बाद रेगुलेटिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ पाए? ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका एक सही ऑप्शन हो जाएगा, जो यहाँ पे पूछा गया था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर नेचुरल गैस। क्लियर हो गया? बात समझ आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड वाटर। आपको पेट्रोलियम और पानी का एक मिक्सचर दिया गया है। कैन यू सजेस्ट दैट अ मेथड टू सेपरेट द टू? क्या आप बता सकते हो कि किस तरीके से इसको सेपरेट किया जाए? ठीक, तो क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको सेपरेट किया जा सकता है? तो यहाँ पे आप समझिए कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल और अगर हम पानी की बात करें तो इन दोनों की डेंसिटी अलग होगी। क्लियर? और ये एक क्या है? ये एक इमल्शन सॉल्यूशन है, एक इमल्शन लिक्विड है। और इसकी बात अगर हम बताएं तो सेपरेट कैसे किया जाएगा? सेपरेट करने पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? पेट्रोलियम और पानी को सेपरेट कर सकते हो यहाँ पर आप मेटलर्जिकल प्रोसेस से। क्लियर? यहाँ पे बात समझे, मेटलर्जिकल प्रोसेस अपनाएंगे और वहां से इसको साफ कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कह रहा है व्हाट डज सीएनजी स्टैंड्स फॉर? सीएनजी किस, सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है, एक्रोनियम बताना है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और बात करें, एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर फ्यूल देन पेट्रोल? because petrol contains pollutant and CNG is eco-friendly rather than that of petroleum. क्लियर? CNG सस्ती भी है। क्लियर? अगर बात करें पेट्रोल से, CNG बेटे सस्ती भी है, तो इसको हम बेटर फ्यूल एज अ पार्ट ऑफ चीपनेस कह सकते हैं। CNG हमारी सस्ती है पेट्रोल से, और ये जो है ये व्हीकल्स में, है ना, ट्रांसपोर्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये एक एडवांटेज है इसका। तो ये हम लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, यहाँ आंसर बना के इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर स्टोव। कैरोसिन। क्लियर? ये तो बात बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों। कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो हमारा पेट्रोलियम से निकलता है, जो लैंप और जेट एयरक्राफ्ट वगैरह। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ पे बात करें जेट एयरक्राफ्ट की, तो जेट एयरक्राफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ पेट्रोल डलता है, जिसको हम व्हाइट पेट्रोल कहते हैं। क्लियर? व्हाइट पेट्रोल कहते हैं, जो बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है। इसके लिए हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसको बार बार हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बार बार हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है, कुछ कुछ लेक्चर्स जो हैं पिछले कई दिनों से जो हम ले रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे दोस्तों, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, जो बच्चों ने यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा। अच्छा चलिए साथी, एक बात ध्यान रखिए कि यूट्यूब में कोई भी पढ़ाए, ठीक है, फिर भी आप जरा सा इसका ये देखिएगा कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए हम 1 घंटे का लेक्चर है या 45 मिनट्स का लेक्चर है, उसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। तो आपसे एक गुजारिश है, छोटा सा निवेदन है कि इसको लाइक करिए। ठीक है, लाइक ना भी करिए तो आप शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट बहुत ही मेहनत से बनता है। क्लियर बात समझ आई? ठीक है, तो
शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भले ही ना करिए, ठीक है, बट शेयर जरूर करिएगा। शेयर करने से ये नॉलेज जो है जो दूसरों तक पहुंच सकती है। क्लियर। और आई ऑल्सो वांट योर फेवरेबल कमेंट और वट एवर यू हैव लर्नड इन दैट लेक्चर। सो ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसको हम कौन सी सीरीज को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक और अपना जो बात है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये मोरल हाई करने का एक जरिया रहता है। क्लियर। हमारी टीम और हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश यहाँ से मिलता है कि बच्चे जो हैं वो मेहनत से देख रहे हैं, ठीक है, और एक तरीके का हमारा जो पूरा एक सिस्टम है उसको बूस्ट अप मिलता है। क्लियर बात समझ आई। चलिए, अगर बात करें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बचे हुए हैं, इसको भी हम यहाँ से निपटाना चाहेंगे। क्लियर। चलेंगे, बात करेंगे। देखो, कोल इज वन ऑफ द यूज टू कुक फूड। कोल इज वन ऑफ द डैश यूज टू कुक फूड। इट इज गैस, वन ऑफ द गैस, या हम कहें इट इज अ फ्यूल। क्लियर। विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड। अच्छा, चलिए एक बात और समझो कि जो फ्यूल है ये एक क्लीन फ्यूल है। क्या बात समझ आई? क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्लीन फ्यूल यहां पर अगर लकड़ी को जलाते हैं तो राख मिलेगी, और ऐश यहां पर तो ऐश मिलती नहीं है दोस्तों। क्लियर बात समझ आई? सो इट इज अ क्लीन फ्यूल। बात समझे? घंटे भर, 1 घंटे भर, और कभी कभी जब त्योहारों में 3-4 घंटे गैस चलती है, बढ़िया बढ़िया पकवान आपको माता जी खिलाती हैं, तो यहाँ पर आप कभी भी इसको नहीं देखिएगा कि कभी राख मिली है, क्या नहीं मिली दोस्तों। तो ये बात आप समझिए कि कोल इज वन ऑफ द, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर हम कोल की बात ना करें, एलपीजी की बात करें, तो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी अभी किया है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलिए कोल के लिए बात करें, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, वो भी बात सही है। ठीक है। यहाँ पे हमने एलपीजी का आपको, सॉरी, यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन क्लियर करेंगे। कह रहा है व्हेन हीटेड in air, when heated in air coal burns and produces mainly कौन सा गैस बनाएगा? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर बात समझ आई? अच्छा, कोयला जब जलता है तो वो कोयला बनेगा किसमें? कार्बन, कार्बन होता है कोयला, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो प्रोसेस हो जाती है, ये जो प्रोसेस हो जाती है दोस्तों, इसको हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। व्हेन द डिफरेंट सिंपलर simpler what we can say, simpler compounds, that is means carbon and oxygen combine to form carbon dioxide, and it will burn in the presence of oxygen. So it is complete combustion, और हम कहें सैचुरेटेड कम्बशन। ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जो गैस बनेगी वो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये भी है दोस्तों, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन को नहीं जलाएंगे तो वहां पर जो गैस बनेगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। क्लियर बात समझ आई? दोनों चीजों को मैंने बताया है। ठीक है। ये बात आप ध्यान से पढ़िए, और जो जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वो आप नोट जरूर करेंगे कॉपी पर। क्लियर बात समझ आई? चलिए, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम डैश एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स। सो यहाँ पे उन 3 चीजों का नाम बताना है जो फॉसिल फ्यूल होते हैं। पेट्रोलियम है, यहाँ पे आपका कोल, कोयला भी हो जाएगा कोल, और नेचुरल गैस भी आपका एक फॉसिल फ्यूल बन जाता है। सो दीज आर 3 आर फॉसिल फ्यूल्स। बात समझ आई? चलिए, अगर हम क्लियर करेंगे फिफ्थ पॉइंट को, तो कह रहा है फॉरेस्ट एंड कोल। ठीक है। फॉरेस्ट जंगल और कोयला आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। सो ये क्या है? फॉरेस्ट एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये एक तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है क्या? कोयला और जो आपका जंगल है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लियर। और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे वाले? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, चलिए इसको हम घर के लिए आपको दे सकते हैं। ठीक है, घर के लिए आपको दे सकते
चलिए, अगर बात करें कुछ और स्लाइड्स हैं, इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हैं, ठीक। इन क्वेश्चंस के लिए एक नया मुझे होगा। ठीक है, यहीं तक इस लेक्चर को रखेंगे आज, फिर हम कल एक नए लेक्चर के लिए पढ़ेंगे। और शिक्षक दिवस के मौके पर उन सभी शिक्षकों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका मैंने नाम नहीं ले पाया हूं। ठीक है, यूट्यूब पर बढ़िया दमदार तरीके से शिक्षकों को शिक्षक दिवस, टीचर्स डे की और यूं ही हम और आप मिलकर कंबाइंड रहेंगे और एकदम बहुत ही दिलचस्प तरीके पढ़ाएंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे बच्चों के लेक्चर में। ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। वंदे दोस्तों।